हाँ तो चलो आ जाओ सब लोग अपने क्लास पर और देखिए यहाँ पे बोर्ड की तरफ अपना अपना किताब वगैरह जो भी वो निकाल लीजिए। जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्लास कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो आज ये इसका 5वां क्लास है और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि 5वां के साथ साथ ही हमारा आखिरी क्लास भी है। तो थोड़ा शांति बनाए रखें, एक एक करके चीजों को समझते हैं। आज क्या क्या देखना है, आज के क्लास में हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, भारत में कैसा राजनीतिक दल पाया जाता है, उसके बाद भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उसके बारे में देखेंगे। मुख्य रूप से हम लोगों को यही 2 टॉपिक देखना है। लास्ट में थोड़ा सा किताब में आपको कोटपा अधिनियम दिया हुआ है तो थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आ जाइए भारत में राजनीतिक दलों के स्वरूप, कि भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल पाए जाते हैं। तो भारत में राजनीतिक दल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी भारत में राजनीतिक दल के जो स्वरूप हैं वो मुख्य रूप से 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो राष्ट्र लेवल पे होता है, केंद्र के लेवल पे होता है, जिसकी योजनाएं नीतियां राष्ट्र के लिए बनती है, पूरे देश के लिए बनती है, वो होता है तुमको राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और दूसरा है तुम्हारा राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल, वैसा राजनीतिक दल जो एक राज्य के लिए या क्षेत्र के लिए अपने योजना, अपना कार्यक्रम, अपना नीति बनाता है, तो उस तरह के जो पार्टी है वो रहता है तुम्हारा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। तो हम इन्हीं दोनों को देखेंगे। तो पहले दोनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे तुम लोगों को हम डेफिनेशन बता दिए, यही डेफिनेशन है। देखो क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसा राजनीतिक दल जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, जो पूरे देश में जाना जाता है, जाना माना पार्टी होता है। जैसे हम लोग की बात करें बीजेपी, कांग्रेस, तो इसको पूरे देश के लोग जानते हैं। तो ये पहला चीज कि उसका अस्तित्व पूरे देश में हो। दूसरा, उसका कार्यक्रम और नीति राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, यानी कि वो जो भी अपना योजना बनाएगा, अपना नीति लाएगा, अपना कार्यक्रम लाएगा, वो किसी एक राज्य के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे देश के लिए होगा। तो इस प्रकार के राजनीतिक दल को हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। इसका कुछ राज्य स्तर पे भी अपना इकाई होता है, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस है तो केंद्र के चुनाव तो लड़ता ही है लोकसभा के, साथ ही साथ वो राज्य में विधानसभाओं का चुनाव भी लड़ता है। तो इसलिए इसमें देखो तो इसके राज्य स्तर पे भी इकाइयां हैं, केंद्र के भी चुनाव लड़ रहा है, साथ ही साथ राज्य के भी। तो इस प्रकार के जितने भी पार्टियां होती हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। उसके बाद उदाहरण में देख लो, जैसे भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी लोकसभा के चुनाव भी लड़ता है और बाद में ये नीचे विधानसभा के भी चुनाव राज्यों में लड़ता है, तो ये तुम्हारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी उसी प्रकार के हैं। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारे इसके उदाहरण हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल से। इन सब का नाम याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय दल है कौन नहीं है, तो नाम याद रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आ जाओ राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में। तो वैसा राजनीतिक दल जिनकी कार्यक्रम और नीतियां, विचारधारा किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है, उसे हम लोग राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक दल या राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहते हैं। और इसका जो भी इस तरह के जो दल है मुख्य रूप से वो राज्यों में देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, आरजेडी के, तो उसका वर्चस्व मुख्य रूप से बिहार में है। उसका जो भी सपोर्टर है, उसको मानने वाले जो भी लोग हैं बिहार में हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यक्रम, जो भी नीतियां रहती है वो बिहार को लेकर के रहती है, इसलिए राज्य स्तरीय दल है। ये इसी प्रकार जनता दल यूनाइटेड हो गया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, ये हो गया। तो ये सभी राज्य स्तरीय तुम्हारे राजनीतिक दल के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये कैसे पता चले कि ये राष्ट्रीय दल है या राजनीतिक दल। तो उसके लिए तो हम परिभाषा पढ़ लिए। अब यहाँ पे है कि जो ये राष्ट्रीय दल या तुमको राज्य स्तरीय दल है, इसको मान्यता कौन देता है, कौन ये बताता है कि ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या फिर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है? कोई तो होगा, क्योंकि इन जितना भी पार्टी को देखोगे, चाहे वो राष्ट्र स्तरीय हो यानी राष्ट्रीय हो, केंद्र स्तर के हो, या फिर तुमको राज्य में हो, इन दोनों का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है। तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है और इनको मान्यता कौन देता है कि ये जो पार्टी है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या फिर राज्य स्तरीय है या क्षेत्रीय है? तो ये दोनों काम करने वाला जो है वो होता है निर्वाचन आयोग।
निर्वाचन आयोग ही किसी पार्टी को राष्ट्र स्तर के दर्जा देता है या क्षेत्रीय स्तर के दर्जा देता है, और वही उसका चुनाव चिन्ह भी देता है कि इसका चुनाव चिन्ह कौन सा होगा। जैसे बीजेपी के तुम्हारा कमल है, कांग्रेस के पंजा छाप है, आरजेडी के लालटेन है, जदयू के तीर है। तो ये सारी जो चुनाव चिन्ह है ये कहाँ से मिला इनको, जो कि परमानेंट होता है हमेशा के लिए उनका, तो ये देता है उनको चुनाव आयोग। प्लस में आरजेडी क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तर के है या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये मान्यता भी कौन देगा, तो वो देता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को 3 नाम से जानते हैं। इसे हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, इसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं। तो आप लोग कम से कम इलेक्शन कमीशन भी याद रखिएगा। मान लीजिए निर्वाचन हम बता दिए, चुनाव आपको नहीं याद है, तो अगर इलेक्शन याद है तो नीचे ऑब्जेक्टिव में जो इंग्लिश आएगा वहां से आप पकड़ सकते हैं। खैर जो भी है ये है। अब इसमें भी एक चीज तुम लोग जान लो, निर्वाचन आयोग भी हमारे देश में 2 तरह के हैं। निर्वाचन आयोग या जिसको हम लोग चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन कहते हैं, ये 2 प्रकार के हैं। पहला है यहाँ पे जिसको हम मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग ही कहते हैं, तब मान लीजिए यहाँ पे निर्वाचन आयोग हम लिख दिए, ठीक है। दूसरा जो है उसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। अब एक कंफ्यूजन यहाँ से ये हो जाएगा, आपको पूछ देगा एग्जाम में कि राज्य स्तर के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव कौन करवाता है। आपका निर्वाचन आयोग जो है केंद्र लेवल वाला, ये केंद्र में है, ये करवाता है, या राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, प्रधानमंत्री करवाता है, संसद करवाता है, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है। ये तो पता है कि चुनाव आयोग द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ राज्य, तो कहिए कि राज्य के चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, और यहीं पे हो जाएगा आपकी एक मिस्टेक, आपका एक क्वेश्चन गलत। क्योंकि जो केंद्र और राज्य के चुनाव हैं, यानी सीधे यहाँ पे ऐसे समझो कि केंद्र में जैसे संसद के जो चुनाव होता है, तो संसद और राज्य में यहाँ पे विधानमंडल, मुख्य रूप से याद रखना, इन दोनों का चुनाव कौन करवाएगा, निर्वाचन आयोग। जैसे इसमें मान लीजिए तुम्हारा आया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं होता है, लोकसभा में फिर उसमें से चुने जाते हैं। तो लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा चुनाव, इन सब इसमें होता है। इसमें तुम्हारा हो जाएगा राज्यपाल का तो चुनाव होता नहीं, नियुक्ति होता है। तो विधानसभा के मुख्य रूप से, क्योंकि विधान परिषद भी सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही राज्य में है, तो विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है, जो केंद्र स्तर के जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। ये क्या करवाता है, तो ये भी चुनाव करवाता है, लेकिन ये चुनाव किसका करवाएगा, तो ये कराएगा पंचायत का, और कराएगा ये नगर पालिका का। ये हम पिछले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि पंचायत और नगर पालिका का है। जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सरकार है उसको हम लोग पंचायत में रखते हैं, और जो शहर में स्थानीय सरकार है उसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का काम है सिर्फ पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराना, यानी कि स्थानीय सरकार के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी जितने भी चुनाव हो रहे हैं देश में वो सब कौन करवाएगा, तो वो करवाता है केंद्र स्तर के जो निर्वाचन आयोग है वो। तो आप लोग एक को खाली याद रख लीजिएगा, तो ये दूसरा ऐसे याद रहेगा। आपका याद रखना है क्या, तो आप बस इतना याद रखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो चुनाव होता है, जो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन जिसमें कि पंचायत और नगर पालिका आती है उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। बाकी के जो भी विधानसभा, लोकसभा, संसद, ये सब के जो भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव कौन करवाएगा, तो वो केंद्र स्तर के जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा। अब बताइए, यहाँ पे हम बता दिए हैं कि किसी राजनीतिक दल को मान्यता देना हो कि वो राज्य स्तर के है या केंद्र स्तर के, और उसका चुनाव चिन्ह का मान्यता देना हो, तो वो दोनों काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे है कि क्या निर्वाचन आयोग
किसी भी पार्टी को ऐसे ही उठा के उसको राष्ट्रीय घोषित कर देगा या क्षेत्रीय घोषित कर देगा कि उसके कुछ मापदंड हैं, कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं। तो चुनाव आयोग अपने मर्जी से किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय घोषित नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ नियम हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनना है, यानी कि राष्ट्र स्तर की अपनी पहचान बनानी है, मान्यता लेनी है, तो उसको क्या करना होगा। तो सबसे पहले जान लो कि मान लो यहाँ पे ए नाम के कोई पार्टी है, अभी नया नया बना है। अब इसको राष्ट्र स्तर का पहचान लेना है, यानी मान्यता लेना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के। तो उसके लिए उसको क्या करना होगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करना है तो उसके लिए उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ ही साथ राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। थोड़ा सा मैथ जो है वो गड़बड़ है, बढ़िया समझो क्या करना है। मान लो इसको बनना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो पहला शर्त ये है कि इसको तो चुनाव में आना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी दल है। तो चुनाव लड़ेगा। अब जैसे ही चुनाव लड़ा तो कम से कम यहाँ पे 4 राज्य में, उससे अधिक हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 4 राज्य में जितना भी वोट पड़ा है उसका टोटल 6% वोट इसको प्राप्त करना पड़ेगा। यानी मान लो 4 राज्य में मिला करके अगर तुमको यहाँ पे 100 वोट पड़ा तो इस दल को कम से कम 6 वोट प्राप्त करना होगा। 100 वोट में से कितना, 6 वोट। या मान लो कि ये 1 लाख वोट है, तो 1 लाख है तो इसको 6000 चाहिए। अगर ये 100 लाख है यानी 1 करोड़, तो इसको 6 लाख चाहिए। अगर ये 100 करोड़ है तो इसको 6 करोड़ चाहिए। और कितने राज्यों से चाहिए, कम से कम 4 राज्यों द्वारा, या उससे अधिक हो जाए चलेगा, लेकिन कम से कम 4 राज्य से इसको इतना पूर्ति करना है। और उसके बाद इतना पूर्ति करने के बाद पहला शर्त यह है कि आप इतना पूरा कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये मान लीजिए कि 100 में से 6, या मान लो कि ये 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ में से 6 करोड़ इसको तो वोट पड़ा। इस वोट के माध्यम से उसको कम से कम यहाँ लोकसभा में 4 गो सीट जीतना चाहिए। कितना, 4 सीट। क्लियर हुआ। सबसे पहले कि मान लो 100 करोड़ वोट पड़ा है तो इसको 4 राज्य या उससे अधिक राज्यों में मिला करके उसको कम से कम 6 करोड़ वोट प्राप्त करना है। और उस वोट के साथ साथ इसको कम से कम लोकसभा में 4 गो सीट जीतना है, या ये कहिए कि 2% जीतना है। 2% यानी 11 सीट। अगर मान लीजिए आप 4 गो राज्य में सीट नहीं जीत पाए, जैसे मान लो हमारे यहाँ जैसे अभी हम राजद को ले ले, राजद मतलब ऐसे समझो आरजेडी को ले ले, एक मतलब समझो खाली आरजेडी को ले लेते हैं। इसको चुनाव लड़ना है। अब ये मुख्य रूप से तो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में इसका वर्चस्व ज्यादा है। लेकिन अगर इसको राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो खाली बिहार से वोट में, मान लो लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के जो चुनाव तो उसमें खड़ा हुआ, तो सिर्फ बिहार से लड़ करके ये मान लो 6 करोड़ वोट भी पूरा कर लिया, बिहार में इसको 6 करोड़ वोट पड़ गया, तो इससे ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं बनेगा। इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए ये 6 करोड़ की पूर्ति कम से कम 4 राज्य से करना चाहिए, कम से कम 4 राज्य, तब बनेगा। अगर मान लो इसको 4 राज्य में 6 करोड़ वोट पड़ गया, 100 करोड़ में से 6 करोड़ इसको मिल गया, तो पहला शर्त पूरा किया, अभी भी इसको नहीं मिलेगा। दूसरा शर्त क्या है कि चलिए इसको तो आप पूरा कर लिए, अब आपको कम से कम 4 गो राज्य से लोकसभा में कम से कम 4 गो सीट होना चाहिए आपके पास। अगर 4 गो सीट आपके पास जीत गए हैं, यानी 6 करोड़ वोट की भी पूर्ति कर लिया और 4 गो सीट भी जीत गया, तब ये बन सकता है। यानी मान लो बिहार में ये 4 गो सीट जीत गया और 6 करोड़ वोट की पूर्ति कर लिया दूसरे राज्यों से, 4 राज्यों से ये पूर्ति कर लिया, लेकिन वहां जीता नहीं। जीता कहां से, यहां से जीत गया बिहार से, तो 4 सीट तो इसका लोकसभा में चल गया और 6 करोड़ वोट भी प्राप्त कर लिया, तो अब इसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगा। और अगर ये शर्त पूरा नहीं कर पाया तो इसको मान्यता नहीं मिलेगा।
तब क्या करे, तो एक तरीका और है, अगर ये 6 करोड़ वोट की पूर्ति नहीं किया तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, आपको कम से कम 11 गो सीट जीतना है। कितना जीतना है, अगर आप 6 करोड़ वोट की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो उसको छोड़िए, आप 11 गो सीट जीत जाइए। अगर आप 11 गो सीट जीत गए हैं, 11 गो सीट मतलब 2%, टोटल 543 गो सीट है, उसका 2% निकालोगे तो 11 सीट आता है। तो कम से कम यहाँ पे 11 गो सीट आप जीत जाइए। अब मान लो 11 सीट वो खाली बिहार से लोकसभा के जीत गया, राष्ट्रीय दल बन सकता है क्योंकि 11 सीट जीता है। भले वो 6 करोड़ पूरा नहीं किया, 4 राज्यों से उसको वोट 6 करोड़ नहीं हुआ, ये लोकसभा में इस आधार पे 4 गो सीट नहीं जीता, लेकिन 11 गो बिहार में तो जीत गया, वर्चस्व है, तो हो सकता है। तो ऐसे करके इसको हम या नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, ये 11 सीट खाली बिहार से नहीं, कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, शांत बैठो। देखो एक बढ़िया समझो नियम। शर्त क्या है, शर्त है तुम्हारा कि मान लो ये आरजेडी पार्टी है, इसको एक ऐसे ही पार्टी है, नया नया बना है, इसको राष्ट्रीय स्तर के बनना है, तो इसके कुछ नियम है। पहला, जितना वोट पड़ा है उसका 6 करोड़ प्राप्त करना है। मान लो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ मान लेते हैं कि 100 करोड़ जो वोट है ना, क्योंकि आबादी हमारा 140 करोड़ है, तो 6 करोड़ कम से कम कितना, 6 करोड़। और ये 6 करोड़ की पूर्ति कितने राज्यों से करना है, तो आपको कम से कम 4 राज्य से, 6 करोड़ कम से कम 4 राज्य से, एक ही राज्य से आप इसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं, कम से कम 4 राज्य से करो। ठीक, अब जैसे ये करोगे तो दूसरा नियम यहाँ आ जाता है कि आपको लोकसभा में ये 6 करोड़ पूर्ति कीजिए, साथ ही साथ लोकसभा में 4 गो सीट जीतिए। कितना सीट जीतिए, 4 राज्य मिलाकर के 6 करोड़ वोट प्राप्त कीजिए, और लोकसभा में 4 गो अगर सीट आप जीत गए हैं तो आपको राष्ट्रीय मान्यता मिल जाएगा। यहां तक क्लियर। दूसरा चीज यहाँ पे क्या करना है कि चलिए मान लीजिए ये चीज नहीं हो रहा है, ये आप पूरा करने में सफल नहीं हो पाए, तब आपके पास है दूसरा नियम कि इसमें आप क्या कीजिए, दूसरे नियम में अगर ये नियम नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो दूसरा नियम आपका है, तीसरा में इसे ले लो कि ये जो दूसरा नियम है, ऐसे रहो, दूसरा नियम जो है उसमें क्या है कि इसमें आपको कम से कम लोकसभा में 3 राज्यों से कितना परसेंट, 2%, या कहो कि 11 सीट प्राप्त करना है। बस इतने बात तुमको समझना है। राष्ट्रीय दल बनने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर 100 करोड़ वोट पड़ा है तो आप 4 राज्य में चुनाव लड़िए, अब जितने राज्य में लड़ना है लड़िए, लेकिन 4 राज्य से कम आप 6 करोड़ वोट प्राप्त कीजिए। उससे ज्यादा से हो रहा है तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम 4 राज्य से आप 6 करोड़ प्राप्त कर लीजिए। अगर 100 है तब, 100 से कम है तो उसके अनुसार 6% निकाल लीजिए, जितना होता है वो हो जाएगा। और इसके साथ ही एक चीज और करना है, आपको 4 गो सीट भी जीतना है, 4 राज्य से 6 करोड़ वोट की भी प्राप्ति करनी है और 4 गो सीट भी जीतना है। अगर ये दोनों शर्त आप पूरा करते हैं तो आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी, यानी आरजेडी राष्ट्रीय दल बन जाएगा। मान लो ये दोनों शर्तें पूरा नहीं कर पाया तो दूसरा रास्ता है। दूसरा क्या है कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा के, और 3 राज्य से कम 11 गो सीट जीत जाइए। लोकसभा के 11 सीट 3 राज्यों से जीत जाइए। भले आपका 6 करोड़ पूरा नहीं हुआ, वोट नहीं मिला, चलिए गोली मारिए, 100 करोड़ पड़ा, हमको 6 करोड़ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। अगर हम 3 राज्य से 11 गो सीट भी अगर जीत जाते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। किसको, इसको। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे बढ़ो। आगे है तुमको राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, इसका भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया है, बस इसमें क्या है, सीट इस सब की मात्रा घटा दी गई। देखो, यदि किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करना है तो उस दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जितना भी वोट पड़ा है उसका 6% तो प्राप्त करना ही है, लेकिन सीट घटा दिया है। सीट कितना, 3 सीट, या तो 3% को या फिर 3 सीट जीतना आवश्यक है। अगर ये 3 सीट जीत गया, 6% वोट और 3 सीट, यहाँ पे कितना था, 6% वोट और कम से कम 4 गो सीट, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे आपको 3 ही सीट जीतना है। अगर 3 सीट जीते हैं तो आपको
राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए दूसरा नियम, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल कर लेती है और कम से कम 2 सीट भी जीत जाती है तब भी मिल सकता है। लोकसभा में कितना, 3 सीट, या तो 3% सीट जीती है। अब 3% निकालिएगा तो 3% में आ जाएगा आपका 543 के निकालिएगा तो 3%, तो यहाँ पे लगभग 15 को हो जाएगा ना, 15 को हो जाएगा लगभग, 15 तो 15 16 के आसपास रखिए, क्योंकि 2 वाला में रहेगा तो ये हो जाता है तुमको 11, लगभग 16 मान लो। अगर 16 सीट जीत जाते हैं तब, यानी एक ही जगह से आप 16 को जीतिए, या नहीं तो अलग अलग राज्य से आप 3 को सीट जीत जाइए। वही चीज है ना, देखो बढ़िया से, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना है। मान लो लोकसभा के चुनाव रहा है तो टोटल चुनाव के आपको 6% वोट मत प्राप्त कर लेना है। और या तो आप अलग अलग राज्य से 3 को सीट जीत जाइए, या फिर आप 16 सीट जीतिए। ऐसे करके हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 3% मतलब क्या हो जाएगा, 3% मतलब हो जाएगा लगभग 16 सीट। तो इतना जीत जाइए तो आप राज्य स्तरीय बन सकते हैं। और नहीं तो अगर विधानसभा के चुनाव हुआ है तो विधानसभा के टोटल जो वोट पड़ा है उसका 6% आप वोट प्राप्त कीजिए और कम से कम 2 को सीट जीत जाइए। यानी राज्य स्तरीय का बनना है तो राज्यसभा में राज्यसभा करें, विधानसभा में जो चुनाव हुआ है उस चुनाव का 6% वोट और प्लस में 2 को सीट अगर जीते हैं तो आप राज्य स्तर के राजनीतिक दल बन सकते हैं। और नहीं तो अगर लोकसभा के चुनाव हुआ है तो लोकसभा में जितना चुनाव हुआ है उसका आप 6% वोट और 3 को सीट जीत जाइए लोकसभा में, तब भी आपको बन जाइएगा। 4 सीट अगर जीत गए हैं तो आप बन जाइएगा राष्ट्र स्तर के। अगर 3 ही सीट जीते हैं तो कहाँ के रहिएगा, राज्य स्तर के। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे अब भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक दल को पढ़ लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे पुराना पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 1885 में हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ है, टूटते रहा है। और अभी जो फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, या जो इंदिरा गांधी के या राहुल गांधी के जो पार्टी है उसका नाम जो है वो है कांग्रेस ई, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है या जो सिद्धांत है वो है भारत के लोगों की उन्नति करना, शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य को कायम करना, जो कि संसदीय जनतंत्र पर आधारित होना चाहिए। और इसमें सभी को राजनीति में, आर्थिक और सामाजिक जीवन में बराबर का अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले और पूरे विश्व में बंधुत्व स्थापित हो, यही कांग्रेस की सिद्धांत है, उसके नियम है, इसी के आधार पर वो कार्य करता है। आगे देखिए, इसी में कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी एक धर्म को विशेष बढ़ावा नहीं देता है, सबको समान समझता है। और विश्व के जितने भी पुराने राजनीतिक दल है उसमें से एक माना जाता है कांग्रेस को। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के 1971 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह पे लगातार कांग्रेस की सरकार रही थी। फिर 1980 में केंद्र में इसकी सरकार बनी, फिर 1989 में बनी है, फिर 2004 में बनी है, और 2004 से लेकर के 14 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। देश की आज़ादी से प्रथम जो चुनाव हुआ 1951-52 में, वहां से लेकर के 1971 तक, फिर 75 में चुने इमरजेंसी सब लगा तो उस दौरान, फिर 77 में जनता पार्टी गया था, तो 80 में, फिर 89 में, या 2004 से 2014 तक, इतने वर्षों तक कांग्रेस ने देश के शासन के बागडोर को संभाला है, शासन व्यवस्था को संचालित किया है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसी दल से थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब जो बड़े बड़े नेता हैं वो सभी इसी दल के नेता थे, जो प्रधानमंत्री के पद पर रह करके देश के शासन व्यवस्था को संचालित किए हैं। ठीक, वर्तमान में जो राहुल गांधी है वो इसी दल के नेता हैं, और उम्मीद में किया जाता है, ऐसी अनुमान है कि आगे चल के भविष्य में वो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बाकी आगे देखिए। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पर। 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थापना पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था।
यानी जो पहले भारतीय जनसंघ है उसी का नाम बदल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया और एक नए पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये एकदम अंडरलाइन कर लेना, ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी के अगर सिद्धांत की बात कीजिए तो ये भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहता है, यानी कि अपने संस्कृति को, अपने जो भी पुराने जो संस्कृति सभ्यता है उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है और जो आज आधुनिक है उसको भी साथ में लेकर के चलना चाहता है, यानी पीछे वाला और आगे वाला दोनों को मिला के चलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा देता है, समान नागरिक संहिता लागू कराने के पक्ष में रहता है। ये जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिला हुआ था उसके विरोध में रहता था और इसलिए जब मोदी जी की सरकार आई तो 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा से हटा दिया वो और उसको हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो ये है तुमको भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद और देखो, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए बनाकर सबसे पहले 1998 में सत्ता में आई थी। पहली बार ये कब आया सरकार में? 1998 में, और अकेले नहीं आया था, ये अपना एक गठबंधन किया था जिसको शॉर्ट में हम लोग एनडीए कहते हैं। इसको ऐसे नेशनल डिफेंस अलायंस ऐसे कुछ नाम भी है, ठीक। उसके बाद 2004 तक ये देश पर शासन किया 1998 से, और उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी 4 से 14 तक, और 14 से अभी तक इसी की सरकार है और मोदी जी इसके प्रमुख नेता हैं और भारत के भी तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं। तो जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो भी इसी दल के नेता हैं और अभी जो हमारे देश में सरकार है वो इसी पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के। तो ये था तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी। अब आइए भारतीय साम्यवादी पार्टी, जिसको हम सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ है? 1925 में। ऐसे डांगे के प्रयत्न से इसका हुआ था, यह भी याद रखना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है। धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और लोकतंत्र की बात करती है। ये सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, उसको कहीं से भी बढ़ावा नहीं देती है। और यह संसदीय लोकतंत्र में किसान, गरीब और मजदूरों के हितों की बात करती है, उसकी रक्षा करती है। और इसका जो मुख्य रूप से जो वर्चस्व है वो कहाँ है? केरल में, पश्चिम बंगाल में और बिहार में भी देखने को मिलता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2004 में, अभी तक ये खुद तो सरकार में नहीं आई है, लेकिन 2004 में ये कांग्रेस को यहाँ पे सपोर्ट की थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कांग्रेस को सरकार में लाई थी, उसको मदद की थी। तो ये इसकी एक भूमिका रही है। उसके बाद है तुमको भारतीय साम्यवादी पार्टी, मार्क्सवादी, जो तुमको अभी हम बताएं भारतीय साम्यवादी पार्टी, यही पार्टी आगे चल के 1964 में टूट जाएगा और टूट करके एक नया पार्टी बनेगा और उसी का नाम रखा जाएगा भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी। देखो यहाँ पे 1964 में भारतीय साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ था, ठीक। तो यहाँ से सवाल पूछ देगा कि कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटा, भारतीय जो साम्यवादी दल है वो कब टूटा? तो 1964 में टूट के कौन सा नया पार्टी बना था? तो खाली लास्ट में मार्क्सवादी जोड़ तो वही बना था। या पूछे कि भारतीय साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी का गठन कब हुआ? तो उसका भी कब हो जाएगा? 1964 में। इसमें जो प्रमुख नेता हुए उसमें ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ए.के. गोपालन, वी राममूर्ति, ये सब इसके प्रमुख नेता हुए हैं। ये दल जो है वो मार्क्स और लेनिन के विचारधारा से प्रभावित है, उन्हीं के विचारधारा पे चलता है और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करता है। तो ये बिल्कुल साम्यवादी दल के जैसा ही है क्योंकि उसी से टूट के बना है। ये दल जो है वो नेता, इस दल के जो नेता हैं वो किसान और मजदूरों को यहाँ पे शासन में लाना चाहते हैं, उन्हीं को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस पार्टी का मानना है कि चुनाव के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दल भी, क्योंकि जब 2004 में कांग्रेस का समर्थन किया गया था तो उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है यानी भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी, इन दोनों ने ही कांग्रेस का सपोर्ट किया था सरकार में लाने के लिए। तो ये भी सपोर्ट किया था वहां पे, क्लियर है। अब आइए एक अंतिम यहाँ पे राष्ट्रीय दल के बारे में जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। इसका यहाँ पे गठन जो है वो भारत के जो पिछले और अल्पसंख्यक दलित जो लोग हैं उन लोगों को मिला करके इसका स्थापना किया गया है। स्थापना कब हुआ है? तो याद रखना 1984 में करने वाले व्यक्ति का नाम है श्री काशी
राम। तो 1984 में श्री काशीराम ने भारत के जो भी पिछड़े लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन सबों को मिला करके एक पार्टी बनाया था जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है कि किसी तरह से सत्ता में आना है, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है। इसका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी इस पार्टी का गठन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए इसका वर्चस्व भी कहाँ रहेगा? उत्तर प्रदेश में ही ज्यादा है। इसके अलावा आज के टाइम पर ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी इसका वर्चस्व धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन अभी तक ये सत्ता में नहीं आया है, आने का प्रयास है। फिर देखो यहाँ पे, अब आ जाओ तुम लोग क्षेत्रीय राजनीतिक दल पर। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल। देखो पहले एक दल हुआ करता था, 1988 में एक दल बनाया गया था जिसका नाम है जनता दल। अब यहाँ याद रखो, जनता पार्टी अलग है, जो 1977 के चुनाव लड़के केंद्र में सरकार बनाया था वो पार्टी अलग है, और यहाँ पे जो जनता दल है वो अलग है। तो जनता पार्टी अलग है और जनता दल अलग है। तो 1988 में जनता दल की स्थापना किया गया था और इसका विभाजन 1997 में हो गया। 88 में बना और 1997 में इसका विभाजन हो गया, और इसमें दो बना, एक बना तुमको राष्ट्रीय जनता दल और एक बना तुमको जनता दल यूनाइटेड। तो जो राष्ट्रीय जनता दल के गठन किए वो थे श्री लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया, राष्ट्रीय जनता दल का। इन्होंने इसका गठन किया। राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत की बात करो तो ये समाज में सामाजिक न्याय के स्थापना पर बल देता है कि समाज में न्याय होना चाहिए। यह दल पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है। और देखोगे तो आरजेडी के जो ज्यादातर सपोर्टर हैं, जो इसको वोट करते हैं, जो इसके पक्ष में होते हैं, वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक ही आते हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए ये काम करता है। उसके बाद राजद जो है वो संप्रदायवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता है, वो इसको बढ़ावा नहीं देता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाले थे अयोध्या के लिए, तो लालू यादव उसको बिहार में रोक दिए थे, क्योंकि वो संप्रदायवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ से उसको समझ सकते हो। यह धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है, किसी विशेष धर्म को ये बढ़ावा नहीं देता है। पार्टी बिहार में मुख्य रूप से है और एक क्षेत्रीय पार्टी है। आगे देखिए, जनता दल यूनाइटेड, जिसको जदयू कहते हैं। तो 1997 में जब जनता दल टूटा तो एक बना जनता दल यूनाइटेड और एक बनेगा यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल तो हम लोग पढ़ लिए। जनता दल यूनाइटेड जो है वो 1999 में बना, वही जनता दल से टूट के। और इसको बनाने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम याद रखना, उनका नाम है शरद यादव। ठीक, इन्हीं के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था। बाद में इस पार्टी ने जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी के साथ, जिनका पार्टी के नाम था समता पार्टी, पहले यहाँ समझो, जनता दल यूनाइटेड है। 1999 में पार्टी टूटा, पहले तो 97 में टूट के राष्ट्रीय जनता दल अलग बन गया। फिर 1999 में यही पार्टी जनता दल फिर से टूटा और बना जनता दल यूनाइटेड। इसको तोड़ने वाले कौन है? शरद यादव। और यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के गठन कर लिए। उसी दौरान एक और पार्टी थी जिसका नाम है समता पार्टी, और इसका नेतृत्व, इसके अध्यक्ष, इसके प्रमुख कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। तो इन दोनों पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया, और जो ये अभी समता पार्टी है वो इसी में मिल गया है। यानी जब हम राष्ट्रीय जनता करें, जनता दल यूनाइटेड की जब हम बात करते हैं तो उसमें समता पार्टी भी है, दोनों एक ही में मिला हुआ है। इस पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल के जैसा है, क्योंकि वो दोनों एक ही से निकला है। यह भी सामाजिक समरसत्ता की वृद्धि करना चाहता है, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यकों के विकास कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहता है। यह राज्यों के विशेष अधिकारों की मांग करता है और बिहार के लिए हमेशा विशेष राज्य की मांग करते रहता है। और अभी के जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो इसी दल के नेता हैं। आगे देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका गठन 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था और नाम रखा गया लोक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी का भी मुख्य उद्देश्य वही है, दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यकों के विकास करना। यह पार्टी भी सामाजिक न्याय के स्थापना पर बल देता है, उसको बढ़ावा देता है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। शॉर्ट में इसको हम लोग जप्पा कहते हैं। तो यह राज्यों की स्वायत्ता की बात करता है और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करता है कि लघु उद्योग को आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका भी प्रोत्साहन करता है, ताकि अगर लघु उद्योग आएगा तो जो नौजवान है, युवक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल पाएगा। तो ये इसका सिद्धांत है। अभी जो चिराग पासवान है, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो इस दल के प्रमुख
नेता हैं, तो इसमें आपको इतना याद रखना है। फिर है समाजवादी पार्टी, इसका स्थापना 1992 में कौन किए? मुलायम सिंह। कहाँ किए थे? उत्तर प्रदेश में, याद रखना, ठीक। कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन किए थे। यह दल राष्ट्रीय और स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करता है, उसका समर्थन ये नहीं करता है। यह दल कृषि के विकास पर विशेष जोर देता है, कृषि को आगे बढ़ाना चाहता है, और इसका मुख्य रूप से जो जनाधार है, जो वर्चस्व है, वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना भी वहीं पे मुलायम सिंह ने 1992 में किया था। आज के टाइम पे देखें तो ये बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश तक भी थोड़ा सा अपना वर्चस्व फैलाया है, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है एक झारखंड मुक्ति मोर्चा। नाम से ही पता चल जाएगा कि ये पार्टी कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन तो हुआ था 1973 ईस्वी में ही, और जब 1973 में इसका गठन हुआ था तब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, झारखंड नहीं बना था, तो इसकी स्थापना बिहार में हुआ। लेकिन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया तो ये पार्टी भी कहाँ चली गई? झारखंड में चली गई। और आज इसका जो वर्चस्व है वो मुख्य रूप से झारखंड में ही है। इसके अलावा इसका वर्चस्व उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में। अंतिम चीज है यहाँ पे कोटपा अधिनियम। आपको राजनीतिक दल में इतना ही पढ़ना था, कोटपा अधिनियम थोड़ा सा जान लीजिए। ये अधिनियम लाया गया था 2003 में। 2003 में भारत सरकार द्वारा सिगरेट या बाकी के जो भी तंबाकू उत्पाद है उसके संबंधित कुछ नियम लाए गए। जो ये तंबाकू सिगरेट हम लोग पीते हैं, सेवन करते हैं, तो उससे संबंधित कुछ नियम लाए गए थे 2003 में, जिसको कोटपा कहते हैं। शॉर्ट में कोटपा क्यों कहते हैं? तो देखो, कोटपा का मतलब होता है सिगरेट एंड अदर टेम्बाकू प्रोडक्ट एक्ट। इसको अगर एक साथ मिलाओगे तो बन जाता है कोटपा। तो ये अधिनियम 2003 में लाया गया है। इस अधिनियम के तहत आप सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे कि शिक्षण संस्थान है, अस्पताल है, कोई मनोरंजन केंद्र है, सिनेमा हॉल, थिएटर वगैरह, होटल है, रेस्टोरेंट है, या कोई सरकारी ऑफिस है, या आप कोर्ट के आसपास में है या कोर्ट में है, या कहीं सार्वजनिक सरकारी बस, ट्रेन, इन सब चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, या किसी सार्वजनिक स्थल पे आप खड़े हैं, बैठे हुए हैं, या आप हवाई अड्डा के पास हो, बस अड्डा के पास हो, या जहाँ भी हो, जो सार्वजनिक जगह है जहाँ पे एक तरह से कहो पब्लिक प्लेस, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये सारी चीज़ देखो, स्टेशन वगैरह जो भी हो गया, तो इन जगहों पर लोगों की भीड़ होती है। तो ऐसे जगहों पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। आप वहाँ पे शराब, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, इन सब का सेवन नहीं कर सकते हैं। आप लोग इन सारे जगहों पे गए होंगे तो देखे होंगे इस तरह का चीज़ लगाया रहता है, आपका लगा रहेगा सिगरेट, उस पर ऐसे सिगरेट बनाया हुआ रहेगा, इसमें से धुआं निकल रहा है, ऐसे करके ऐसे किया हुआ रहता है। शराब के बोतल के या बाकी जो भी टेम्बाकू वगैरह है तो उन सबको ऐसे ही किया रहता है, यानी कि धूम्रपान निषेध है, वहाँ धूम्रपान नहीं करना है। तो इसके लिए मनाही है। अगर ये करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो इसके लिए आपको दंडनीय अपराध इसको माना जाता है। इसके लिए आपको जुर्माना लग सकता है या सजा हो सकती है। किस चीज़ के लिए कितना जुर्माना लगेगा और कितने साल के लिए जेल जाइएगा वो आपके बुक में सब लिखा हुआ है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम यहाँ नहीं डाले हैं। आप अपने नॉलेज के लिए एक बार उसको पढ़ सकते हैं। इसी के तहत हम लोग जो सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला जो देखते हैं तो उस पर एक चेतावनी लिख के आता है कि इसके सेवन से कैंसर होता है। वो लिखना भी इसी अधिनियम के तहत आता है। अगर कोई कंपनी ये नहीं लिखती है तो उसको, उस कंपनी को सील किया जा सकता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। तो वो जो चेतावनी देता है वो इसी एक्ट के तहत देता है। तो आपके इस क्लास में इतना ही था। आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको कर लेंगे। वैसे आप लोगों का आज एग्जाम है, एग्जाम भी होने वाला है। आज हिंदी और संस्कृत के शायद है, उसी का है ना, तो उसका एग्जाम है। तो जो पीछे ऑब्जेक्टिव वगैरह संडे स्पेशल से में करवाया गया है ना, उसको एक बार देख लेना, काम हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करना कि क्वेश्चन मेरे पास भी पहुंचा दो, ताकि कल हम आप लोगों को उसका सॉल्यूशन करवा दें कि किसका क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाइए आप लोग और बढ़िया से एग्जाम दीजिए।